एक धोबिन की 4 शर्तें राजकुमार पूरी करेगा तभी मैं शादी करूंगी। धोबिन का गजब किस्सा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज की ये कहानी, आज का किस्सा बड़ा ही गजब किस्सा है, जिसमें एक धोबिन ने ऐसी 4 शर्तें राजकुमार के सामने रखी, जो राजकुमार यदि उन 4 शर्तों को पूरी करेगा तभी वह राजकुमार से धोबिन शादी करेगी। कहने का मतलब है, जो ये किस्सा मैं इस वीडियो में आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये एक धोबिन और राजकुमार की विवाह का किस्सा है, एक प्रेम का किस्सा है कि किस तरीका से एक धोबिन के ऊपर एक राजकुमार, एक राजा का लड़का आसक्त हो जाता है, उस पर फिदा हो जाता है और उस पर शादी करने की मांग करता है। फिर किस तरीका से वह धोबिन राजकुमार से ऐसी 4 शर्तें रखती है, जिन शर्तों को सुनकर के वह राजकुमार बहुत ही दंग रह जाता है। और धोबिन की चाहत होती है कि यदि ये 4 शर्तें जो राजकुमार पूरी करेगा तभी मैं इसके साथ शादी करूंगी, वरना मैं नहीं करूंगी। और उधर दोस्तों, वह राजकुमार भी धोबिन के प्रेम में इतना अंधा हो चुका था कि वह राजकुमार धोबिन के बगैर जीना नहीं चाहता था। तो मामला किस तरह से धोबिन और राजकुमार का आकर के अटक जाता है, तो आइए दोस्तों इस किस्सा के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। आपसे निवेदन है कि यह बड़ा ही रोचक किस्सा है। इस किस्सा के लिए शुरू से अंत तक सुनना, आपके लिए बहुत ही आनंद आएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये बहुत ही रोचक किस्सा। दोस्तों, पुराने जमाने की बात है, राजपुताना का एक देश हुआ करता था, जिसमें एक राजा रहता था। वह राजा बड़ा ही रहमदिल और न्यायप्रिय राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत ही खुशहाल थी, अच्छा तरह से अपना जीवन गुजार रही थी। ऐसा कहा जाता था कि शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। चारों ओर रमन चैनी का माहौल था। राजा का एक ही बेटा था, जो समझदार, नेक दिल और हर कला में निपुण था, लेकिन अत्यधिक लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ रखा था। कैसा बिगाड़ रखा था? यानी उसे जिद्दी बना दिया था। वह जिस चीज को पाने की ठान लेता था उसे हासिल करके ही रहता था। एक दिन की बात है, राजकुमार शिकार खेलने के लिए जाता है। उसके साथी जो फौजी और अन्य लोग जो थे, वह शिकारी सब पीछे रह गए और राजकुमार घोड़ा दौड़ाता हुआ बहुत आगे निकल गया। उसे तेज प्यास भी लगने लगी थी। चारों तरफ नजर दौड़ाई तो पता चला कि वह धोबियों के मोहल्ले में पहुंच गया है। वहां हर तरफ कपड़े धोए और सुखाए जा रहे थे। अचानक उसकी नजर एक मकान की छत पर पड़ती है। एक लड़की अपने लंबे काले बाल सुखा रही थी। राजकुमार उसे देखता ही रह गया। ऐसा हुस्न उसने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था मानो काले बादलों के बीच चांद चमक रहा हो। दोस्तों, इसी बीच लड़की की नजर भी राजकुमार पर पड़ी। उसने तुरंत अपने दुपट्टे से खुद को ढक लिया और छत से नीचे उतर गई। राजकुमार को जैसे ही होश आया, इतने में उसके साथी और नौकर भी वहां आ पहुंचे। मजबूरन राजकुमार को वापस महल लौटना पड़ा, लेकिन उसकी आंखों से वह मोहिनी मूरत, यानी मोहिनी सूरत हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। महल पहुंचकर उसने अपने खास नौकर को उस लड़की के बारे में पता लगाने के लिए भेजा। पता चला कि वह एक धोबी की बेटी है। यह सुनते ही राजकुमार अपनी चारपाई पर पड़ गया, यानी लेट गया और जिद करने लगा, शादी करूंगा तो उसी लड़की से, वरना जान दे दूंगा। इस दुनिया में रह करके जीऊंगा नहीं, क्योंकि वह लड़की हमारे आंखों में बसी हुई है। दोस्तों, जब राजा को यह बात पता चली तो वह परेशान हो गया। उसने गांव के मुखिया को बुलाकर सलाह ली। मुखिया, जो बहुत ही समझदार और वफादार व्यक्ति था, बोला, महाराज, इस वक्त राजकुमार को रोकना ठीक नहीं होगा। उन्हें अपनी मर्जी करने दीजिए। जवानी का जोश है, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। कुछ दिनों में वह खुद ही समझ जाएगा, तब आप उन्हें किसी राजकुमारी से विवाह के लिए मना सकते हैं। राजा को यह बात सही लगी। उसने राजकुमार को बुलाकर कहा कि हम तुम्हारी जिद को देखते हुए तुम्हें उस लड़की से शादी करने की अनुमति देते हैं। राजा ने तुरंत धोबी और उसकी पत्नी को महल बुलवाया।
वे डरते कांपते हुए महल पर पहुंचे। राजकुमार ने उनसे कहा कि हम तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं, फौरन तैयारियां करो। ये सुनकर के धोबी और उसकी पत्नी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, राजकुमार, ये तो हमारी खुदकिस्मती है कि आपने हमारी बेटी के लिए ऐसा सोचा है, लेकिन हमें अपनी बेटी से पूछकर जवाब देना होगा। राजकुमार को यह सुनकर के गुस्सा आ गया। उसने सोचा, मैं इनकी इज्जत बढ़ा रहा हूं और ये मुझसे पूछने की बात कर रहे हैं। लेकिन वह शांत रहा और बोला, याद रखना, हमें इनकार सुनने की आदत नहीं है। अगर तुम्हारी बेटी ने मना किया तो तुम्हारे पूरे परिवार को जेल में डाल दूंगा। मित्रों, डरे हुए धोबी और उसकी पत्नी घर पहुंचते हैं। उन्होंने अपनी बेटी को सारी बात बताई और कहा, अगर तुमने मना कर दिया शादी करने के लिए राजकुमार से, तो वह राजकुमार हमें सजा देगा और हम सबको जेल में डाल देगा। लड़की ने दोस्तों थोड़ी देर विचार किया, सोचा और कहा, ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी 4 शर्तें हैं। ये शर्तें राजकुमार को खुद आकर सुननी होंगी। अगर वे उन्हें स्वीकार करते हैं तभी मैं शादी करूंगी। अगले दिन धोबी राजकुमार के महल में गया और लड़की का पैगाम पहुंचा दिया। उसके दिल में डर था कि कहीं राजकुमार गुस्से में आकर उसका सिर ही ना उड़ा डाले। आखिर धोबी की बेटी की यह हिम्मत कैसे हुई कि वे राजकुमार के सामने शर्तें रखे? मित्रों, राजकुमार ने पहले तो यह सुनकर के गुस्से में तलवार उठाने का मन बनाया, लेकिन फिर दिल की लगन ने उसे रोक लिया। उसने सोचा, देखते हैं ये धोबी की लड़की क्या क्या शर्तें रखती है। वह उसी समय धोबी के साथ उसके घर पहुंचा। घर 2 कमरों का था। नीचे धोबी और उसकी पत्नी रहते थे और ऊपर की मंजिल पर लड़की। राजकुमार पहुंचा तो लड़की पर्दे के पीछे बैठी हुई थी। लड़की ने कहा, मेरी 4 शर्तें हैं, अगर आपको मंजूर हो तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। राजकुमार ने कहा, बताइए तुम्हारी शर्तें क्या क्या हैं? लड़की ने कहा, पहली शर्त यह है कि मैं आपके महल में रात नहीं बिताऊंगी, सुबह महल में आऊंगी और शाम को वापस अपने घर लौट जाऊंगी। ये सुनकर के राजकुमार को यह शर्त अजीब लगी। उसने सोचा, ये कैसी बात हुई है, लेकिन ये तो कहने की बातें हैं। शादी के बाद भला कौन महल छोड़कर झोपड़ी में लौटता है? उसने कहा, मुझे ये मंजूर है, दूसरी शर्त बताओ। लड़की ने कहा, दूसरी शर्त यह है कि आप मुझे छूने या मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। यह सुनकर के राजकुमार को हंसी आ गई। उसने सोचा, शादी है या मजाक, खैर ये भी बाद में देख लेंगे। उसने जवाब दिया, ये भी मंजूर है। लड़की ने फिर कहा, तीसरी शर्त यह है कि मैं आपके महल का पानी तक नहीं पीऊंगी। राजकुमार ने मन में सोचा, ये भी बकवास है। जब महल में दिन भर रहेगी तो कैसे मुमकिन हो सकता है कि ये ना खाएगी और ना पिएगी। राजकुमार ने वह तीसरी शर्त भी मंजूर कर ली। उसके बाद में कहा, अब तुम्हारी चौथी शर्त क्या है? तब वह धोबी की लड़की कहती है कि हमारी चौथी शर्त यह है कि आपने जब कभी भी हमको उंगली से छू लिया तो उसी दिन हमारा तुम्हारा रिश्ता जो है खत्म हो जाएगा और मैं आपको छोड़ करके हमेशा के लिए चली आऊंगी। दोस्तों, राजकुमार ने सोचा, ये लड़की कितनी अजीब है, लेकिन एक बार शादी हो जाए तो सारी शर्तें इसकी धरी की धरी रह जाएगी। उसने कहा, मुझे तुम्हारी सभी शर्तें मंजूर हैं। लड़की ने कहा, अगर आपको शर्तें मंजूर हैं तो बारात लेकर आइए। लड़की नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से धोबी किसी मुसीबत में पड़े। राजकुमार कुछ खास दोस्तों को लेकर बारात ले गया और फेरे लेकर दुल्हन को महल में ले आया। दुल्हन ने सादा सी साड़ी पहन रखी थी और घूंघट इतना बड़ा था कि चेहरा पूरी तरह छुप गया था। राजा और रानी इस शादी में शामिल नहीं हुए। महल में सिर्फ एक दासी हाथ जोड़कर खड़ी थी। शाम होते ही दासी ने आकर कहा, गाड़ी लग गई है। दुल्हन उठी और सीधे गाड़ी में जाकर के बैठ गई। अगले दिन सुबह वह उसी तरह महल में आई। दिन भर ना कुछ खाया ना कुछ पिया। वह पत्थर की मूर्ति की तरह एक ही जगह पर बैठी रही और शाम होते ही वापस चली गई। 1, 2 दिन, 3 दिन, पूरे 6 महीने इसी तरह से बीत गए। लड़की के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। वह हर रोज आती, चुपचाप बैठती और शाम को चली जाती। राजकुमार को लगा था कि शादी के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस चेहरे की एक झलक पाने के लिए
उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। वह चेहरा देखने तक को उसके लिए नहीं मिला। दरबार में लोग बातें बनाने लगे। राजा और रानी भी परेशान हो गए। आखिर एक दिन राजकुमार ने धोबी को बुलाया और कहा कि तुम अपनी बेटी को समझाते क्यों नहीं हो? अब भाई मेरी रानी है, उसे महल में ही रहना चाहिए। इस तरह रोज रात को घर लौटना सही नहीं है। लोग अनेक तरह की बातें बनाते हैं। धोबी ने हाथ जोड़ करके कहा कि राजकुमार की जय हो। सच्चाई यह है कि वह हमारी बेटी है ही नहीं। एक दिन वह हमारे घर आई और कहा कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने घर पर रख लीजिए। हमारे कोई औलाद थी नहीं। उसकी बात सुनकर के मेरी बीवी का दिल जो था वह पिघल गया। हमने उसे अपने घर में रख लिया। वह ऊपर वाले कमरे में रहने लगी। धोबी ने आगे कहा कि वह क्या खाती है, कहां जाती है, हमें कुछ भी नहीं पता। उसने हमें कसम दी थी कि हम उसकी सच्चाई किसी को ना बताएं। आपकी शादी की बात आने पर हमने उसे मना लिया क्योंकि हमें डर था कि आप हमें सजा देंगे। यह सुनकर के दोस्तों राजकुमार जो था बड़ा ही अजीब में पड़ गया। उसका दिल हर तरफ से टूट चुका था। आखिर एक दिन उसने किसी को बताए बिना महल छोड़ दिया। वह अपनी वफादार दासी से बोला कि मैं जा रहा हूं, पता नहीं कहां जाऊंगा और पता नहीं कब लौटूंगा। अगर मेरे पिता या माता पूछें तो कहना कि सफर पर गए हुए हैं। दासी ने राजकुमार की हालत देखकर सोचा शायद कुछ दिनों के लिए ये दर्द कम हो जाए। राजकुमार का दिल अब इस दुनिया से उड़ चुका था। वह पहाड़ों की तरफ निकल गया। महीनों इधर उधर भटकता रहा। एक रात बर्फ से ढकी पहाड़ी पर रात गुजारने के लिए कोई जगह तलाश कर रहा था। तभी उसे दूर कहीं से कुछ रोशनी नजर आई। डरते डरते वह उस ओर बढ़ा और अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि एक बहुत बूढ़ा आदमी ध्यान में मगन बैठा है। उसकी आंखें बंद थीं, दाढ़ी और सिर के बाल काफी लंबे हो चुके थे। पूरे शरीर और पलकों तक धूल की परत चढ़ी हुई थी। सामने एक दिया जल रहा था जिसकी गज लंबी बत्ती आधी जल चुकी थी और आधी बाकी थी। राजकुमार को यह देखकर बड़ा सुकून मिला। वह साधु के कदमों के पास बैठ गया, लेकिन साधु ने अपनी आंखें नहीं खोली। वह समाधि में लीन थे और बाहर की किसी बात की खबर नहीं थी। राजकुमार वहीं पर ठहर गया। हर रोज सुबह वह झरने से पानी लाता, साधु महाराज के हाथ पांव धोता, उनके बाल साफ करता और कुटिया की भी सफाई करता। घाटी से जंगली फल फूल तोड़कर अपना पेट भरता। महीने बाद साधु महाराज ने जब अपनी आंखें खोली तो उन्होंने राजकुमार को हाथ जोड़े बैठे देखा। राजकुमार ने उन्हें पानी पिलाया, जंगली फल फूल खिलाए और उनके हाथ पांव दबाए। साधु महाराज बोले, बच्चा तू राजघराने का है, इस योगी की कुटिया में तेरा क्या काम है? तब राजकुमार ने कहा, महाराज आप जानते हैं कि मैं राजा का बेटा हूं, तो ये भी जानते होंगे कि मैं यहां क्यों भटक रहा हूं। मेरे माता पिता मेरे लिए परेशान होंगे, पर मेरा वापसी का मन नहीं करता। साधु महाराज बोले, बच्चा जोगियों से कुछ छुपा नहीं होता। तूने बड़ी गलती की जो उस लड़की से विवाह किया, लेकिन तूने इतने दिनों तक मेरी सेवा की है, इसलिए मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। ले ये राख ले, इसे संभाल करके रख लेना। इससे तू सबको देख सकेगा, लेकिन तुझे कोई नहीं देख पाएगा। जब तू घर लौटे तो इसे माथे पर लगाकर उस लड़की के पास जाना। तुझे उसकी असलियत और मजबूरी का पता चल जाएगा। मेरी दुआएं तेरे साथ हैं, तेरे मन की मुराद जरूर पूरी हुई। दोस्तों, ये कहकर साधु महाराज ने अपने दिए की जली हुई बत्ती की राख राजकुमार को दी। राजकुमार ने उसे कपड़े में संभाल कर बांध लिया और साधु महाराज को विदा कहकर वहां से चल दिया। कई दिनों की यात्रा के बाद वह वापस महल पहुंचा। उसकी हालत खराब हो चुकी थी, कपड़े फट गए थे, पांव में छाले पड़ गए थे और वह बहुत दुबला पतला भी हो गया था। महल में पहुंचकर उसने देखा कि धोबी की लड़की उसी तरह कुर्सी पर बैठी थी। दासी राजकुमार को देखकर बेहद खुश हुई और बोली, राजकुमार आप कहां चले गए थे और ये क्या हाल बना लिया है? राजा और रानी भी लगातार आपके बारे में पूछते रहते थे। मैं यही कहती थी कि आप यात्रा पर गए हैं और ठीक हैं। राजकुमार मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद दासी, तुमने मेरा बड़ा साथ दिया। आज राजकुमार बहुत ही खुश था। उसने गर्म पानी से स्नान किया, बाल कटवाए और पेट भर के भोजन किया। फिर उसने अपनी दासी से पूछा, क्या ये मेरे पीछे भी रोज इसी तरह आती थी?
दासी ने जवाब दिया, इसके व्यवहार में कोई फर्क नहीं आया, ये रोज उसी तरह आती थी। राजकुमार ने कहा, तो मैं बहुत थक गया हूं, अब सोऊंगा, लेकिन शाम को जब ये घर जाने लगे तो मुझे जगा देना। दोस्तों, शाम को जब धोबी की लड़की के जाने का वक्त हुआ तो दासी ने राजकुमार को जगा दिया। राजकुमार ने झट माथे पर साधु महाराज द्वारा दी गई राख लगाई और उसके साथ में चल दिया। अगले दिन सुबह सुबह राजकुमार वापस आया और दासी से बोला, आज मैं उसी कमरे में सोऊंगा, जब वह धोबी की लड़की आकर बैठ जाए तो तुम मुझे जगा देना और मुझसे पूछना कि दिन चढ़ाया है, फिर भी मैं क्यों नहीं उठा। अगर मैं कुछ बताने में मना करूं तो भी जिद करके पूछना। दासी समझदार थी, वह समझ गई कि राजकुमार का क्या मतलब है। जब धोबी की लड़की आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई तो दासी ने आकर राजकुमार को जगाना शुरू किया। राजकुमार पहले तो जागे नहीं और जब जागे तो गुस्से में बोले, क्या मुसीबत आ गई है, क्यों जगा दिया मुझे, मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था, तुमने मेरा सपना तोड़ दिया, मेरे सपने को चूर चूर कर दिया। दासी खुशामद करने लगी, राजकुमार बताइए ना, आपने क्या सपना देखा था। राजकुमार पहले टाल मटोल करते रहे, फिर बोले, अच्छा अब तू इतनी जिद कर रही है तो बता देता हूं। मैंने सपने में देखा कि कल रात जब ये धोबी की लड़की उठकर यहां से गई तो मैं भी इसके साथ चल दिया, ये गाड़ी में बैठ गई तो मैं भी साथ में बैठ गया। फिर दासी ने पूछा, अच्छा फिर क्या हुआ। राजकुमार कहने लगा, फिर क्या हुआ, मैं जोर जोर से घोड़ा गाड़ी हिला रहा था और ये कह रही थी, आज ये कैसे गाड़ी चला रहे हो। गाड़ीबान बेचारा बोला, राजकुमारी मैं तो रोज ऐसे ही चलाता हूं। खैर जैसे ही धोबी का घर आया, ये धोबी और धोबिन के पास तो जरा भी नहीं रुकी और सीढ़ियां चढ़कर सीधे ऊपर चली गई। मैं भी इसके साथ कमरे में चला गया। क्या सजाया कमरा था, लगता ही नहीं था कि धोबी का घर है। सोने चांदी का कालीन बिछा हुआ था, सोने चांदी की कुर्सियां रखी थीं। राजा के महल से भी ज्यादा खूबसूरत कमरा था। मैं भी कुर्सी पर बैठ गया। दासी पूछने लगी, आप और इनके कमरे में बैठकर क्या बातें करते हैं। राजकुमार ने कहा, यह सच थोड़ी है, ये तो सपने में था। दासी ने फिर पूछा, बताइए फिर आपके सपने में क्या हुआ। राजकुमार ने कहा, होना क्या था, इस धोबी की लड़की ने वह साड़ी जो साल भर से पहन रही थी ऐसे उतार कर फेंका जैसे किसी भिखारी की साड़ी हो। फिर अपनी नौकरानी से बोली, नहाने के लिए गर्म पानी तैयार है। नौकरानी ने जवाब दिया, हाँ राजकुमारी गर्म पानी तैयार है। ये स्नान घर में घुस गई तो मैं भी इसके साथ घुस गया। दासी ने बीच में टोका, राजकुमार आप इनके साथ स्नान घर में घुस गए, क्यों बेवकूफ बनाते हो, ऐसा कहीं हो सकता है। राजकुमार हंस करके बोला, तू तो सब कुछ सच समझ लेती है, मैं तो सपने की बात कर रहा था, चल अब नहीं सुनाता तुझे मैं सपना। दासी ने कहा, राजकुमार सुनाइए ना, अब नहीं बोलूंगी बीच में। राजकुमार ने फिर कहना शुरू किया। बस फिर क्या था, इसने नहाना शुरू किया। मैंने सोचा चलो बहुत दिन से अच्छे से नहाया नहीं हूं, मैं भी नहा लेता हूं। एक कटोरा पानी डालती तो मैं 4 कटोरे डाल लेता। इसके शरीर का साबुन भी नहीं छूटा था कि पानी खत्म हो गया। इसने अपनी नौकरानी को आवाज दी, आज पानी इतना कम क्यों रखा है। नौकरानी ने कहा, राजकुमारी मैंने उतना ही पानी रखा है जितना रोज रखती हूं, कम हो तो और ले लीजिए। वह एक और बाल्टी ले आई, वह भी मैंने खत्म कर दी। फिर तीसरी बार उसने पानी मंगवाया, जैसे तैसे ये ना धोकर निकली और नौकरानी से कहा, तुरंत खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। सारा दिन भूखा प्यासा बैठना पड़ता है। नौकरानी छत पर गई और उसने आसमान की तरफ हाथ करके खड़ी हो गई। आसमान से एक थाल उतरा जिसमें सोने चांदी के बर्तनों में दुनिया भर के मजेदार पकवान रखे हुए थे। नौकरानी ने अपने लिए थोड़ा खाना निकाला और बाकी थाल लाकर उसके सामने रख दिया, जिसमें 56 प्रकार के भोजन थे। मैंने सोचा, लाओ आज मैं भी इसके साथ खाना खा लूं। कितने दिन जंगल में घूमते हुए हो गए, अच्छा खाना नहीं मिला। ऐसा मजेदार खाना कि क्या बताऊं। ये एक निवाला खाती और 4 निवाले मैं खाता। इसका पेट भी नहीं भरा और खाना खत्म हो गया। इसने फिर नौकरानी को डांटा, नौकरानी क्या बात है, आज तू क्या कर रही है, इतना सारा खाना रखा और मैं भूखी रह गई। नौकरानी बेचारी हैरान थी। उसने कहा, राजकुमारी मैंने उतना ही खाना आपके लिए निकाला था जितना रोज निकालती हूं, लीजिए आप मेरे हिस्से का भी ले लीजिए, लेकिन आज कुछ गड़बड़ जरूर लगती है। क्या राजकुमार ने आपसे बातचीत तो नहीं की। इस पर धोबी की लड़की अपनी नौकरानी पर भड़कते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें कहने की,
अरे मैं तो मुझे कभी छू भी नहीं सकता। मैंने सोचा इस धोबी की लड़की ने मेरे बारे में ऐसा कहा, मुझे भी गुस्सा आ गया। बाकी खाना भी ये थोड़ा सा ही खा पाई और मैं सब खा गया। ये भूखी रह गई, लेकिन दिल ही दिल में हैरान हो रही थी कि माजरा क्या है। फिर आसमान से इसके लिए एक जोड़ा आया। इसने कपड़े बदले, नौकरानी ने इसका श्रृंगार बना दिया। इसके बाल मोतियों से सजे हुए थे। बस क्या बताऊं, क्या लग रही थी ये धोबी की लड़की, जो यहाँ इस गंदी मैली साड़ी में आकर बैठ जाती है। राजकुमार आगे कहता है कि दासी फिर ये सच समझकर छत पर खड़ी हो गई। रात के करीब आसमान से एक सुंदर रथ उतरा और ये उस रथ पर बैठ गई। मैंने सोचा ये तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं भी रथ का पहिया पकड़कर लटक गया। इतना कहकर राजकुमार रुक गया। दासी से इशारा किया कि धोबी की लड़की ने थोड़ा सा मुंह उनकी तरफ फेर लिया। दासी पूछने लगी, राजकुमार फिर क्या हुआ? राजकुमार बोला, बस सपना खत्म हो गया। दासी जिद करने लगी, राजकुमार सुनाइए ना, ऐसा आधा अधूरा सपना थोड़ी हो सकता है, बताइए फिर क्या हुआ। राजकुमार पहले तो टाल मटोल करता रहा। दासी के अधिक जिद करने पर फिर कहने लगा कि फिर वह रथ ऊपर ही ऊपर उड़ता हुआ चांद तारों से भी ऊपर उड़ते उड़ते अप्सराओं की दुनिया में पहुंच गया। वहां राजा इंद्र का दरबार सजा हुआ था। एक से बढ़कर एक खूबसूरत अप्सराएं बैठी थीं। ये धोबी की लड़की पहुंची तो सब उठ करके खड़ी हो गईं, जैसे ही ये कोई राजकुमारी हो। ये धोबी की लड़की वहां अप्सराओं की रानी थी। फिर राजा इंद्र वहां आए और नाच गाना शुरू हुआ। सभी अप्सराएं नाची। सबसे आखिर में इसके नाचने की बारी आई। तबला वाले की धुन पर ये ऐसा नाची कि समा बंध गई। राजा इंद्र ने खुश होकर के अपना रेशमी रूमाल इसे इनाम में दिया। इसने वह रूमाल लिया, सबको दिखाया और फिर तबला वाले की ओर उछाल दिया। मैंने जल्दी से वह रूमाल लेकर अपनी जेब में रख लिया। इतना कहकर राजकुमार रुक गया। धोबी की लड़की का मुंह अब पूरी तरह उसकी ओर घूम चुका था। दासी ने पूछा, राजकुमार वह रूमाल हमें भी तो दिखाइए, वह कैसा है? राजकुमार बोला, ये तो सपना था, सपने की भला कोई चीज भी कहीं दिखाई जा सकती है। लेकिन दासी ने जबरदस्ती राजकुमार की जेब में हाथ डालकर एक रेशमी रूमाल निकाल लिया। दासी बोली, कहीं यही तो रूमाल नहीं है? राजकुमार बनावटी गुस्से से बोला, तू बहुत जिद्दी है, मानती ही नहीं है। हाँ यही तो था, पता नहीं मेरी जेब में कहां से आ गया। उधर धोबी की लड़की का घूंघट अब छोटा हो गया था। वह पूरी तरह से राजकुमार की ओर देख रही थी। दासी ने फिर पूछा, फिर क्या हुआ? राजकुमार बोला, फिर क्या होना था, राजा इंद्र ने इससे दोबारा नाचने की फरमाइश की। ये फिर उतना ही अच्छा नाची। राजा इंद्र ने खुश होकर अपनी अंगूठी इसे इनाम में दी। इसने वह अंगूठी सबको दिखाई, फिर तबला वाले के पास डाल दी। राजकुमार बोला, वह भी मैंने उठा ली और अपनी जेब में रख ली। दासी जिद करने लगी, दिखाइए राजकुमार, हमें भी दिखाइए, वह कैसी अंगूठी थी? राजकुमार बोली, दासी तू बेवकूफ है। अब एक चीज सही हो गई तो इसका यह मतलब नहीं है कि सब बातें सच्ची होंगी। लेकिन दासी नहीं मानती है। उसने राजकुमार की जेब से वह अंगूठी निकाल ही ली। दासी ने पूछा, क्या यह वही अंगूठी है? राजकुमार कहने लगा, अरे हाँ यही तो थी, लेकिन मेरी जेब में कहां से आ गया? दासी ने इशारा किया। धोबी की लड़की का घूंघट अब पूरा ऊपर उड़ चुका था, लेकिन राजकुमार और दासी ऐसे दिखा रहे थे जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। दासी ने पूछा, फिर क्या हुआ? राजकुमार बोला, जब नाच खत्म हुआ तो राजा इंद्र ने अपने गले से मोतियों की माला निकालकर इसे इनाम में दी। फिर इसने वह तबला वाले के पास रखवा दी। वह माला भी मैंने अपनी जेब में डाल ली। सुबह होने वाली थी। राजा इंद्र दरबार से उठकर गए। फिर ये भी भागकर अपनी उड़न खटोले पर बैठी। जल्दी में इसने अपना इनाम तबला वाले से नहीं लिया। सोचा होगा कल ले लूंगी। इसे क्या पता था कि वह सब तो मेरे पास था। फिर इसका रथ उड़ा और मैं फिर इसके पहिए से लटक कर नीचे आ गया। बस यहीं तक देखा था कि तूने आकर के जगा दिया। दासी कहने लगी, राजकुमार अब वह हार भी दिखाइए। राजकुमार ने कहा, अरे दासी वह तो सपना था, हार मेरे पास कहां से आया? लेकिन दासी ने मानो ठान लिया था। उसने राजकुमार की दूसरी जेब से मोतियों का हार निकालते हुए पूछा, क्या यही वह हार है? अब तो धोबी की लड़की कुर्सी से उठकर राजकुमार के पास आ गई और बोली, राजकुमार अब तो आप जान ही गए होंगे कि मैं धोबी की लड़की नहीं हूं, अप्सराओं की दुनिया की एक अप्सरा हूं। अब मेरी कहानी भी सुन लीजिए। अप्सराओं की दुनिया में मुझसे अच्छा नाचने वाली और कोई नहीं थी। राजा इंद्र रोज मेरा नाच देखकर ही दरबार करते थे। लेकिन एक रात मेरी तबीयत खराब थी, सिर में मेरे बहुत दर्द था। दरबार से बुलावा आया तो मैंने मना कर दिया।
लेकिन राजा को मेरे बिना चैन कहा। जब दूसरी बार बुलावा आया तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने पैगाम भेज दिया, राजा से कहना कि इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं। यहां मैं दर्द से तड़प रही हूं और उनको अपने नाच की पड़ी है। पैगाम ले जाने वाले ने जाकर वही बात राजा से कह दी। राजा इंद्र गुस्से में आग बबूला हो गए। फौरन मुझे बुलवाया। मैं डरते कांपते हुए वहां पहुंची। उन्होंने कहा, बड़ा नखरा हो गया है तुझे अपने आप पर, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे साल भर धरती पर लड़की बनकर रहना पड़ेगा। अपनी पहचान छुपानी होगी। अगर किसी को पता चल गया कि तू अप्सरा है या किसी मर्द ने तुझे छू लिया तो फिर कभी अप्सराओं की दुनिया में वापस नहीं आ सकेगी। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, माफी मांगी। राजा ने कहा, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता। हाँ, इतना जरूर है कि तुझे रोज रात को रथ भेजकर अप्सराओं की दुनिया में बुला लिया करूंगा, लेकिन 1 साल तुझे धरती पर ही काटना पड़ेगा। मुझे धरती पर फेंक दिया गया। मेरे साथ मेरी नौकरानी को भी धरती पर आना पड़ा। मैंने अपने लिए धोबी का घर चुना और धोबी की लड़की बनकर रहने लगी ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। लेकिन मेरी किस्मत में आपकी सेवा करना लिखा था। कल मेरी सजा का 1 साल पूरा होने वाला था। मैं श्राप से मुक्त होने वाली थी और मैं अप्सराओं की दुनिया में चली जाती। आपको मेरी असलियत कभी पता ना चलती। आप यही समझते कि मैंने बेवफाई की और भाग गई, लेकिन अब सब खत्म हो गया। अब आप ही मेरे मालिक हैं और मैं आपकी दासी। दोस्तों, राजकुमार ने उस लड़की की ये अजीब कहानी सुनी और फिर अपनी दुल्हन को लेकर राजा और रानी के पास में जाता है। उसने सारी कहानी सुनाई। राजा और रानी को जब ये पता चला कि वह धोबी की लड़की नहीं है बल्कि इंद्रलोक की अप्सरा है तो उसके लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर उस राजा ने धूमधाम से अपने बेटे की शादी यानी बेटे का विवाह उस इंद्र की अप्सरा से किया। पूरे राज्य में खुशियां लहराने लगी। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब विवाह हो जाता है तो वह राजकुमार जो इंद्रलोक की अप्सरा थी अब तो उसकी अर्धांगिनी बन चुकी थी। बहुत ही प्रेम से वही रहने लगते हैं और वह अप्सरा जो थी राजकुमार से बहुत ही प्रेम भी करने लगती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक धोबी की बेटी की कि किस तरीका से धोबी की बेटी ने 4 शर्तें रखी थी। जो इन 4 शर्तों के लिए पूरी करेगा, मानेगा, उसी के साथ में विवाह करूंगी। तो किस तरीका से राजकुमार ने वचन दिया उन 4 शर्तों को निभाने का और शर्त भी निभाई, और किस तरह से उस धोबिन की लड़की के साथ में राजकुमार का विवाह हुआ। अब तो दोस्तों आप जान ही गए हैं, वह धोबी की बेटी नहीं थी, वह तो इंद्रलोक की अप्सरा थी। तो दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं होता। अगर हमारे दिल में लगन है, हमारे दिल में जुनून है, तो कितनी भी मंजिल कठिन क्यों ना हो, लेकिन हम अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं। राजकुमार को उस धोबिन की बेटी से प्रेम था और दिली प्रेम था। उसने कितनी कड़ी मेहनत की, बहुत कष्ट झेले, जंगल में जाकर के साधु की सेवा की, लेकिन उसने अपनी लगन को नहीं छोड़ा और अंत में उसे अपनी मंजिल मिली। और जिस धोबिन की बेटी के लिए वह पागल था वह भी उसे प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब है कि इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं होता। अगर हमारे अंदर लगन है, हमारे अंदर जुनून है कि मैं ये कर सकता हूं चाहे कुछ भी हो, तो आप जो है आसानी से अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। यही कहानी सिखाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये कहानी आपके लिए बहुत ही अच्छी लगी होगी। समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चर्चा के साथ। सभी सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए जय श्री कृष्णा।